To family, welcome to my channel. Today we start a chapter 2 of constitutional design class 9th polity. So let us begin with this chapter. सिंपल सी बात है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन इन द सेंस बता रहे हैं कि वो कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय नोइंग दिस कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज डिज़ाइन यू हैज़ must know that what is constitution. Constitution is a set of written rules that are accepted by the people of a country. In our country, everyone accepted our constitution, which is designed by our Constitution Assembly. Constitution is supreme in our country. No one is supreme from the constitution. ठीक है, तो what is constitution? Constitution is the rules that are set up of rules that are accepted by all the people. मतलब constitution is a book in which the constituent assembly और also we, हाँ क्योंकि लिविंग डॉक्यूमेंट है अब तक उसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो वी आर राइटिंग द पावर्स द लिमिटेशंस फ्रॉम ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। मतलब जो मेन इंस्टीट्यूशंस एक्टिविटीज उनके तो हमने पावर्स और उनका क्या काम है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख रखा है और उसके अकॉर्डिंग ही वो इंस्टीट्यूशन वर्क करेगा। हमें ज़रूरत क्या पड़ी, सीधी सी बात है, टू जनरेट ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब वो होता है ना, जब तक हमारे पास चीज़ें लिखी नहीं होती नो वन कैन बिलीव इट। वो सीधी सी बात होती है, इस बेंच से हट जा किसी ने कहा तो वो बोलेगा कि क्यों तेरा नाम लिखा है क्या, अगर लिखा होगा तो ही वो हटेगा ना, नहीं लिखा होगा तो दैट इज़ जनरल बेंच, एनी वन कैन सिट। तो इसलिए रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे हैं हमने पहले से, ताकि पीपल के बीच में ट्रस्ट को हम ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन डेवलप कर सकें। क्योंकि इतने ह्यूज हम लोग मतलब इतने क्या बोलते हैं निर्दयी टाइप के कॉलोनियल रूल से हम लोग निकले हैं, तो वी मस्ट हैव टू जनरेट अ ट्रस्ट बिटवीन द कॉमन पीपल एंड द रूलर्स। इट specifics how government is to be constituted, who will have power to take विच डिसीजंस। मतलब सीधी सी बात है, कैसी गवर्नमेंट काम करेगी, किसके पास पावर है कि वो डिसीजन ले सके। इट लेज लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट के ऊपर भी लिमिट्स लगा रखी है, सिटीजन्स को राइट दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने। और जिस तरह से हमारे सोसाइटी की नीड्स होती हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, उस हिसाब से हमने उसको डिज़ाइन कर रखा है। आज भी अगर नीड्स और एस्पिरेशंस बदलते हैं तो हमारे अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या हो जाता है, अमेंडमेंट हो जाती है, थ्रू विच वी कैन पुट एडिशनल एक्ट्स बिल जो भी है, मतलब जो भी उसके अंदर हमें लिखना चाहते हैं हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर करंट सिचुएशन। दैट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड। तो सीधी सी बात है कि भैया पहले हम थे कॉलोनियल रूल में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने बहुत अत्याचार किया, उससे पहले मुगल्स वगैरह फलाना ढिमकाना बहुत हम पे अत्याचार हो चुके हैं हमारे एंसेस्टर्स पे। तो जो प्रिंसली स्टेट थे उनके पास एक सिचुएशन थी कि वो इंडिया में मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर एंशियस अबाउट द फ्यूचर ऑफ द इंडिया। तो सिंपल सी बात है ना, जब हमें आज़ादी मिली तो हमें देश में इतने सब लोग एकदम ही बेकाबू हो जाएंगे ना, जब उनके ऊपर कोई रूल नहीं होगा। तो वी नीड टू हैव सम रूल्स फॉर व्हाट, कि उनको हम बेकाबू ना होने दें, इसलिए तो देयर आर सर्टेन रूल्स वी नीड टू बी मेड फॉर एट दैट टाइम। तो हमने क्या, वो रूल्स के तौर पे हमने क्या बनाया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब वो बना कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड कांग्रेस लीडर इन 1928 ड्राफ्ट किया गया था, ठीक है। एंड द रेजोल्यूशन ऑफ 1931 कराची सेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, उनने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जहाँ पे रेजोल्यूशन की बात की गई है, उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से मिलता जुलता, उससे आइडिया लेता हुआ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक पाथ दी। फैमिलियरिटी विद द कॉलोनियल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हेल्प अलॉट। जो GI एक्ट था 1935 में अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिली कि हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना। क्योंकि अभी हमने देखो, अभी हम लोग जस्ट आज़ाद हुए हैं, तो वी डोंट हैव दैट इनफ नॉलेज कि हम लोग कैसे करें। तो वी नीड टू बी फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वी नीड टू बी सी समथिंग, या फिर हमारे पास कोई ऐसा रेफरेंस हो। तो वो रेफरेंसेस क्या थे? पहले हमारा GI एक्ट था, फिर हमने 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को खगोला, जो उसमें अच्छी चीज़ थी वो हमने ली। फिर हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से आइडिया लगाया कि भैया ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन बेसिस या फिर सोर्सेज थ्रू विच वी कैन ड्राफ्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
मैंने कहा ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, बिल ऑफ राइट ऑफ यूएसए, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, मतलब ये जो भी चीज़ें चल रही थी हमारे वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में, या फिर हमने जो जो चीज़ें फेस की थी, देखी थी, उसके हिसाब से फिर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है जिसका इलेक्शन होता है जुलाई 1946 में, फर्स्ट मीटिंग होती है दिसंबर 1946 में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होती है 1946 में, जिसमें कि 389 मेंबर्स थे इन, और आफ्टर जब पार्टीशन हो गया था, ठीक है, तो उसके बाद 299 मेंबर्स रह गए थे। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन चुका था 26 नवंबर 1949 को, पर चूँकि 26 जनवरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट बिकॉज ऑफ द लाहौर सेशन, पुण्य स्वराज, वो सब आपको पता होगा, इन द हिस्ट्री वी रीड इट अबाउट इट। मतलब कि क्या होता कि 26 जनवरी को लाहौर सेशन में नेहरू जी थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हु गिव अ स्लोगन ऑफ पुण्य स्वराज, मतलब अगर हमें स्वराज चाहिए तो पूरा स्वराज चाहिए, वी डोंट वांट अ डोमिनियन स्टेटस। तो उस वजह से जो वो डेट थी ना 26 जनवरी की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। Reason for accepting the constitution made by the Constituent Assembly, it reflects broad consensus of the people of India as a whole। क्यों हमने एक्सेप्ट किया, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना भी दिया, तो वाई वी एक्सेप्टेड इट, बिकॉज उनने हर एक एक्सेप्ट ऑफ लाइफ जो था, सोसाइटी थी, सॉरी, हर एक एक्सेप्ट ऑफ सोसाइटी उनने उसमें कवर की थी। 389 में से हर एक एक्सेप्ट मतलब हर एक स्पेयर से लोग थे, हर एक क्या बोलते हैं, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उसमें थी। तो हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वी आर कंसिडर एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू बी कि भाई उनका भला हो, ठीक है। नो क्वेश्चनिंग ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया भाई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ ऑल रीजन ऑफ द इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इन अ सिस्टमेटिक, ओपन एंड कॉन्सेंशुअल मैनर, सॉरी। तो क्या था कि जो, हाँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो भी क्लॉज डाल रहे थे उसके अंदर, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ ऐड कर रहे थे, तो वो डिस्कस होता था पहले। इट वाज डिस्कस अमंग द एवरी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले जो भी प्रेजेंट होते थे उनके सामने उनको डिस्कस किया जाता था। फिर अगर उसमें कुछ गलत है, कुछ सही है, उसको फिर पहले कंसिडर किया जाता था, फिर जाके कहीं पे उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला जाता था। तो देयर इज़ ह्यूज डिस्कशन एंड डिबेट ऑन अ पर्टिकुलर क्लॉजेस। तो इस वजह से क्या था कि वो काफ़ी ओपन था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे तो ऐसा नहीं कि एक चार दीवारी के अंदर हमने बना दिया, नहीं, इट इज़ डिस्कस बाय एवरी वन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एज वेल एज लोगों से भी उन्होंने डिस्कस किया था, ठीक है। तभी तो इतना टाइम लग गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। एवरी डॉक्यूमेंट एंड वर्ड स्पोकन वर रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। एवरी वर्ड जो भी उन्होंने कहा, जो भी उन्होंने किया उस बनाने के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन को, वो सब चीज़ अब तक प्रिजर्व है और रखी हुई है। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, महात्मा गांधी थॉट नॉट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टिल मेंबर फॉलोड इन विजन ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल इक्वलिटी। महात्मा गांधी जी उस टाइम पे उसके अंदर नहीं थे। ऑफकोर्स यार, महात्मा गांधी जी 1948 में मर गए थे ना शायद, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अब एग्जैक्ट मुझे तो नहीं पता, पर वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो नहीं थे उस टाइम पे यार, काफ़ी बुजुर्ग हो गए होंगे। बट उनके अंदर वो विज़न था कि वो सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल आइडेंटिटी को क्या करते थे, बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी जो थे, हु प्लेड अ की रोल इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अम्बेडकर जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो जितना भी हमने ड्राफ्ट इकट्ठा किया था, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से, GOI एक्ट ऑफ 1935 से, या फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, उसको सबको ड्राफ्ट अम्बेडकर जी और उनके सहयोगी ने किया था। एक अकेले इंसान की तो बस की बात नहीं है, बट वो उसके चेयरमैन थे, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इक्वलिटी एंड गुड बी रिमूव्ड, ही ऑफ्टनली बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन, क्योंकि जो वो थे, कौन, अम्बेडकर जी थे, वो ज़्यादा फोकस उनका दलितों की तरफ था, क्योंकि उन्हें काफ़ी कुछ सहा है इस वजह से, नो डाउट। तो वो थोड़ा महात्मा गांधी जी के से सहमत नहीं करते थे। महात्मा गांधी जी इज़ ऑलवेज फोकस ऑन द ग्रास रूट लेवल, मतलब कि वो हमेशा कहते थे कि जो ग्राउंड पे चीज़ें हैं, आई मीन टू से कि जो लोकल लेवल पे चीज़ें हैं, जैसे पंचायत है, म्यूनसिपैलिटी है, लोकल गवर्नमेंट है, इन सबको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए हमें, ठीक है, ताकि ये जब स्ट्रॉन्ग हुई तब
हमारा इंडिया अच्छे से चल पाएगा, क्योंकि बेस अगर नींव स्ट्रांग होती है तभी तो जाके आपके ऊपर की चीज़ है, यानी कि ऊपर की जो माला है, जो ऊपर की बिल्डिंग है वो स्ट्रांग होगी, यानी कि जब पहले लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी। बट अभी तो खैर उल्टा ही है, अभी तो खैर सेंटर ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो उसके अपने एक लॉजिक है, कोई बात नहीं। बट क्या बोलते हैं, जो अम्बेडकर जी थे, ही ऑलवेज डिसएग्री विद महात्मा गांधी विद दिस रीजन। जवाहरलाल नेहरू प्लेड अमॉन्ग अदर्स फॉर डिक्टेशंस ह्यूमैनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फिलोसॉफी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फिलोसॉफी क्या देता है, मतलब जो हमारा आर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वेरी बल्की बुक, तो उसकी जो फिलोसॉफी है ना, वो फिलोसॉफी हमारी प्रियम्बल के अंदर छुपी हुई है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले है। Preamble contain the philosophy of the Constitution. Preamble is a preface or identity document of the Constitution that reflect the basic idea of the Constitution, ठीक है। क्या हमारा Constitution कहते हैं, the philosophy that our Constitution is represent us is reflect in the preamble। तो preamble के अंदर क्या है, we the people of India, तो the source of the Constitution is we the people of India। Sovereign, socialist, सेकुलर, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फर्टिनिटी, ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट करता है, और इसके कीवर्ड्स हमारे प्रेम्बल में दे रखे हैं। सोवरेन का मतलब क्या होता है, पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस और इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वी आर सोवरेन, देयर इज़ नो एक्सटर्नल पावर हु डिक्टेट अस कि हाउ टू रूल इंडिया, व्हाट रूल्स केम इन टू बी इंडिया। तो जो भी इंडिया के अंदर रूल्स बन रहे हैं, जैसा भी इंडिया को चलाना है, इट इज़ ऑल अप टू आवर गवर्नमेंट, नो एक्सटर्नल पावर विल इंगेज इन इट। सोशलिस्ट, wealth is generated socially and should be shared equally by the society. Government should regulate the ownership of the land and industry to reduce social economic inequality. Socialist means the wealth is not concentrated to a few peoples, देयर मस्ट बी अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सो जो लैंड और इंडस्ट्रीज़ की पावर है, वो ओनरशिप है, वो गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, जिसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हम कम कर सकें। सेकुलर, सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया, देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया, इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट but there is no official reason, government treat all religion beliefs and practices with equal respect, there is no Hindu, Muslim, Sikh, Isai, no official reason, every religion should be treated equally in front of government। Liberty, there is no unreasonable restriction on the citizens, ठीक है, it in what they think, how they wish to एक्सप्रेस देयर थॉट्स, वे, मतलब बस इतना होना चाहिए कि द वे यू आर एक्सप्रेसिंग एनी थिंग मस्ट नॉट बी अफेक्टेड और हर्ट टू अनदर। उसके अलावा यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बस आपकी वजह से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। जस्टिस, सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी रिड्यूस, गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्पेशली टू द डिसएडवांटेज ग्रुप। तो जस्टिस है यहाँ पे, मीन्स यू कैन बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द कोर्ट, मतलब ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, तो हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा लॉ कोर्ट के सामने, जस्टिस हर किसी को मिलेगा। पर जो डिसएडवांटेज ग्रुप होते हैं उनको प्रिविलेज भी दी जाएगी, ताकि वो आपके बराबर आ सकें, आपसे ऊपर जाने के लिए नहीं, आपके बराबर आने के लिए। इक्वलिटी आर इक्वल बिफोर द लॉ, मैंने बता दिया। ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी एंडेड, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, मतलब हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। एक्सेप्शन इज़ दी डिसएडवांटेज ग्रुप्स जो हैं अपने इंडिया में, उनके लिए एक्सेप्शंस हैं, गवर्नमेंट मस्ट बी गिव्स रिजर्वेशंस एंड ऑल टू देम। डेमोक्रेटिक, एज आई टोल्ड यू, कि जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ रही, दैट मस्ट बी इलेक्टेड बाय द पीपल। Republic is head of the state must be elected, not a hereditary position. Fraternity, there should be a brotherhood amongst the Indian citizens. Institutional design, description of institutional arrangement in a legal language, procedure for electing people, government, country, native women, ये सब तो कुछ नहीं, ठीक है। So here our chapter is ended. So basically इसमें हमें पता चला कि
जो फिलोसॉफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट इज़ अवर प्रीएम्बल, मतलब दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द प्रीएम्बल। तो उसके अंदर क्या क्या है वो हमने चीज़ें पढ़ी। सेकेंडली, कैसे बना, किसने अप्रोच की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, किसने जवाबदेही ली, वो सब चीज़ हमने देखी। इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड एज वेल एज इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब आप बड़े हो जाते हैं इसके बारे में और आपको डिटेल में पढ़ने को मिलता है। सो हियर इज़ जस्ट एन ओवरव्यू। जब आप 11th में आ जाओगे देयर इज़ अ डिटेल इन इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।